हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अक्टूबर की पूरी सीरीज़ का लिंक रोज़ मैं आपको कहती हूँ, आप लोग जाके अक्टूबर के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वीकली करंट अफेयर्स भी अक्टूबर के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप जाके कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct in respect of National Socialist Council of Nagaland? So National Socialist Council of Nagaland की अगर हम बात करें तो बेसिकली NSCN जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1980 में। 1980 में ये इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सो मेन ऑब्जेक्टिव इस ग्रुप का NSCN का क्या था कि एक नागा नेशन बनाना है, हमने सोवरेन नागा नेशन बनाना है। मतलब इंडिया से हट करके हमने एक अलग से स्टेट बनानी है, नागा नेशन, नागा कंट्री बनानी है नागा लोगों के लिए, नागालैंड के लोगों के लिए। और बेसिकली ये ऐसा था कि जितने भी नागा इनहेबिटेड हैं, नागा इनहेबिटेड एरियाज़ हैं, जैसे म्यांमार के बॉर्डर पे भी हो गए, तो इन सबको यूनाइट करके हमने एक स्टेट बनाना है, नागा नेशन। सो ये ग्रुप इसलिए फॉर्म किया गया था 1980 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, द NSCN वॉज इनिशियली फॉर्म टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल नागा इनहेबिटेड एरियाज टू फॉर्म अ सोवरेन स्टेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि बेसिकली इसकी स्टैब्लिशमेंट जो की गई थी, मेन ऑब्जेक्टिव जो था इनका यही था कि यूनाइट करना है नागा ग्रुप को और एक अलग से हमने नेशन बनाना है, सोवरेन स्टेट बनाना है नागा लोगों के लिए। 1980 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी इस ग्रुप की। ईयर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 1980। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द NSCN is split into two main factors in 1988, namely NSCN-K and NSCN-IM। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। 1988 में आइडियोलॉजिकल एंड लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट हुआ था NSCN में। सो इस ग्रुप में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसको, लीडरशिप को लेके, एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुए लोगों के। सो इस वजह से यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला। तो जब स्प्लिट हो गया 1988 में तो इसमें दो ग्रुप बन गए, एक था NSCN-K एंड NSCN-IM। सो NSCN-K जो है वो बेसिकली K क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इसको जो लेड कर रहे थे उनका नाम था SS खापलांग। सो SS खापलांग नाम था, दैट्स वाई खापलांग का K है यहाँ पे NSCN के। सो NSCN-K जो है वो कौन लीड कर रहा था, वो लीड कर रहे थे खापलांग, SS खापलांग। और जो NSCN-IM है, NSCN-IM इसको दो लोग जो थे वो लीड कर रहे थे। एक थे इसाक चिशी, एक थे इसाक चिशी, एंड सेकंड जो थे उनका नाम था थुइंगलांग मुइवा। सो ये मुइवा का M एंड इसाक का I। सो इसाक का I एंड मुइवा का M जो है यहाँ पे NSCN-IM, बिकॉज इसे दो लोग लीड कर रहे थे, दैट्स वाई दो ग्रुप्स बन गए थे, NSCN-K एंड NSCN-IM। सो NSCN-IM की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा इंडिया के साथ रहना चाहता है, पीस इस्टेब्लिश करना चाहता है, और बाकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं तो इन सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहता है बेसिकली, और पीसफुल रहना चाहते हैं इंडिया के। बट ये जो है NSCN-K, ये जो है मिलिटेंट ग्रुप है। इनका यह है कि हमने बनाना है हर हाल में अलग से नेशन, बट ये जो है अब ऐसा नहीं चाहता, इंडिया के साथ ये लोग पीसफुली रहना चाहते हैं। तो दैट्स वाई 2015 में NSCN ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया था पीस अकॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा है इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन द पीस अकॉर्ड विद NSCN-K। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज NSCN-K के साथ नहीं साइन हुआ था, NSCN-IM के साथ जो है साइन किया गया था ये पीस अकॉर्ड। बेसिकली ये जो NSCN-K है इसने विड्रॉ कर लिया था, इस पीस अकॉर्ड से, और ये साइन किया गया था NSCN-IM के साथ। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 3 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी। यहाँ पे 1 एंड 2 जो है हमारी करेक्ट है। सेकंड जो है 1 एंड 2 करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, सो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 एंड 2। सो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। सो इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये किस लिए, रिड्यूस करने के लिए, कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करने के लिए है, एनर्जी कंजम्पशन, कूलिंग डिमांड, इन सबको रिड्यूस करने के लिए है ये। तो यहाँ पे जो है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड, एनर्जी कंजम्पशन, अ ट्रांजिशन टू लो GWP रेफ्रिजरेंट्स। सो यहाँ पे GWP क्या है, GWP बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है GWP। सो यहाँ पे D जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to the bodies that appoint the chairperson of the लोकपाल। सो लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो लोकपाल के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है। सो यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे करेक्ट पूछा हमसे, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड होगा, सिलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और ये अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं किसको, लोकायुक्ता को या लोकपाल को, सॉरी लोकायुक्ता जो होती है स्टेट लेवल पे होती है, लोकायुक्ता नहीं लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लोकपाल को अपॉइंट करते हैं। और इस जो पूरा ये लोकपाल होता है इसमें जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स दोनों होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर्स एंड जुडिशियल मेंबर्स। तो चेयरमैन को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, बाकी मेंबर्स जो होते हैं उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सो सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ओनली 1। सो ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट aims to phase out the use of हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो इसको ये बेसिकली इसकी बात की गई थी किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following with reference to the institutions that are considered as minority। so minority institution किसे कहा गया है, minorities की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी हमारा आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया। माइनॉरिटी इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो दो माइनॉरिटीज़ मेंशन की गई है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। सो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यहाँ पे ओनली रिलीजियस नहीं है, ओनली एथनिक नहीं है, बोथ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक। एथनिक माइनॉरिटी की बात ही नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 30 कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो है आर्टिकल 30 को कौन डिस्क्राइब करता है। सो अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, इट गिव्स ऑल इंडियन सिटीजन्स द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे लिखा है ऑल इंडियन, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है। सो माइनॉरिटीज़ राइट्स की बात करता है, दैट्स वाई स्टेटमेंट ए जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। सेकेंड अगर हम ऑप्शन देखें, इट गिव्स ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी मैंने आपको बताया हमारा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करता है, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट की भी बात होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो सिर्फ एक माइनॉरिटी को ऐसा राइट नहीं दिया जा सकता। दैट्स वाई ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ही राइट है। दैट्स वाई बी ऑप्शन जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हम देखें, it gives all minorities, religious and linguistic, the fundamental right to establish and administer educational institutions of their choice। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट स्टेटमेंट देखें, इट ओनली प्रोटेक्ट्स लिंग्विस्टिक, ऐसा नहीं है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू फेडरल रिजर्व रेट कट्स टिपिकली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स। सो फेडरल रिजर्व रेट जो है ये बेसिकली इंडियन मार्केट्स पे किस तरीके से अफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। सो अगर हम बात करते हैं फेडरल रिजर्व रेट का, तो इसका जो हमारा यहाँ पे ये है, ये बेसिकली इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और इंडिया में इनफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और रुपी जो है हमारा वो भी एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी मतलब जो हमारी वैल्यू है हमारी करेंसी की वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूज चाइनीज़ economic stimulus package typically affects the Indian economy in which one of the following ways। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा चाइनीज़ इकोनॉमी स्टिमुलस पैकेज टिपिकली अफेक्ट्स, मतलब चाइनीज़ इकोनॉमी की वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या अफेक्ट होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इट लीड्स टू इंक्रीज्ड कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली। ग्लोबली यहाँ पे बात की जा रही है, ग्लोबली प्राइसेस जो होते हैं कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाती है। हायर इनपुट कॉस्ट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कॉस्ट होती है वो इनपुट कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द विवेक देब्रॉय कमेटी फॉर्म्ड इन 2014। सो विवेक देब्रॉय कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो
विवेक देबरॉय कमेटी जो है ये फॉर्म की गई थी 2014 में। एंड बेसिकली इसका जो एम ऑब्जेक्टिव था कि इसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बिकॉज रीस्ट्रक्चर इंडियन रेलवेज एंड रिकमेंडेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन रेगुलेटर। इस कमेटी ने, विवेक देबरॉय कमेटी ने काफ़ी सारे सजेशंस दिए थे इंडियन रेलवेज़ में रिफॉर्म के लिए। सो बेसिकली इंडियन रेलवेज़ में रिफॉर्म के लिए ये कमेटी थी। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की थी, जैसे कि रीस्ट्रक्चर करना इंडियन रेलवेज़ को और पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का भी रेलवेज़ में। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी थी विवेक देबरॉय कमेटी ने। दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म फurlough। सो फurlough की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टेम्पररी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क ऑफन अनपेड टिपिकली ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।